हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम BEGC 106 का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में जो फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो हम ये करेंगे, एग्जामिन द टर्म यंग अडल्ट एंड कमेंट ऑन इट्स एमर्जेंस विद इन द जेनर ऑफ पॉपुलर लिटरेचर। ठीक है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यंग अडल्ट पर हमेशा आपसे पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करेंगे, ये रिपीट हो सकता है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, हमेशा की तरह इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे कि जो टर्म है, ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि जो टर्म है, द टर्म यंग अडल्ट जिसके यहाँ पर बात हो रही है, लिटरेचर इज़ अ कैटेगरी इन पब्लिशिंग दैट emerged टू द ब्रिज द गैप बिटवीन चिल्ड्रन, ठीक है, एंड अडल्ट लिटरेचर, okay, and defined by its focus on adolescent protagonist or coming of ages themes. Got it? Its emergence was a gradual process tied to the evolving societal recognition of adolescents, ठीक है, एज ए डिस्टिंक्ट लाइफ स्टेज। ठीक है, इतना सा आप इंट्रोडक्शन में लिख देंगे। इसके बाद कुछ मैं हेडिंग्स लिख देती हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो फर्स्ट हेडिंग बनेगी वो होगा एमर्जेंस एंड एवोल्यूशन इन पॉपुलर लिटरेचर। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसी के लिए जो है एक सब हेडिंग हम डाल देंगे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट बनेगा प्री 20th सेंचुरी रूट्स के बारे में। तो वाइल बुक्स वॉज फीचरिंग एडोलेसेंट प्रोटोगनिस्ट एग्जिस्टेड अर्लियर, हकलबेरी हो गया, फिन हो गया, ठीक है, दे वर ऑफन पब्लिश्ड फॉर अडल्ट्स, वो अडल्ट्स के लिए बुक्स जो पब्लिश कर रहे थे। द कॉन्सेप्ट ऑफ यंग अडल्ट एज ए डिस्टिंक्ट रीडर ग्रुप वॉज नॉट अ प्रोमिनेंट कंसिडरेशन इन पब्लिशिंग एट द टाइम। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड सोसाइटल सोशल शिफ्ट के बारे में बताएंगे हम। जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था उस टाइम सोशली शिफ्ट कैसे हुआ था हमारा समाज। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द टीनेजर क्या था उस टाइम? टीनेजर के लिए जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट था एज ए यूनिक सोशल एंड साइकोलॉजिकल डेमोग्राफिक गेन्ड रिकग्नाइजेशन अराउंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड, और it was a change influenced by social और economic factors like abolishment of child labor। ठीक है, चाइल्ड लेबर की बात हो रही है। तो ये जो नया एक डेमोग्राफिक एक क्रिएटेड दैट क्रिएटेड अ मार्केट फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग लिटरेचर। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर बात कर रहे हैं चाइल्ड लेबर के बारे में। और ये जो नया एक डेमोग्राफिक एक क्रिएटेड हुआ था, एक मार्केट क्रिएटेड हुआ था फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के लिए, इंक्लूडिंग लिटरेचर के साथ साथ जो हम चाइल्ड लेबर की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक फैक्टर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑल दीज थिंग्स वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स। थर्ड पॉइंट लिखेंगे हम लाइब्रेरियन लेड कैटेगराइजेशन। तो लाइब्रेरियंस particularly at the New York Public Library were instrumental in defining their new category। ठीक है, in 1944, आप डेट भी लिखते जाना, in 1944 a library journal column name was changed to books for, कॉलम को नाम दे दिया गया था बुक्स फॉर यंग अडल्ट्स। ठीक है, यंग अडल्ट्स ये नाम दे दिया गया था उसको, टू हेल्प or to formalize this term। Got it? नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर रहे हैं द आउटसाइडर्स एंड द प्रॉब्लम नोवेल। द पब्लिकेशन ऑफ जो S.E. हिंटन्स, ठीक है, हिंटन्स की एक जो इन्होंने लिखा था आउटसाइडर्स। ओके, ये आप बता देना। इन 1967 में इन्होंने लिखा था दैट वॉज वाइडली कंसिडर्ड द pivotal moment in the birth of modern young literature. Written by a teenager, it offered a raw, authentic voice or explored serious social problems। ठीक है,
सोशल प्रॉब्लम्स की बात की गई थी। थीम्स क्या थी, जैसे गैंग वायलेंस हो गया, क्लास डिफरेंसेस हो गया, आइडेंटिटी हो गया, ये उन्होंने थीम रखा था। दैट रेजोनेटेड विद एडोलेसेंट रीडर्स, ठीक है, और इन अ वे दैट प्रीवियस और मोर डाइडेक्टिक चिल्ड्रंस बुक्स हैड नॉट। इतना आप लिख देना इसमें। फिर हम 5th पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर, द गोल्डन एज एंड द थीमेटिक एक्सपेंशन इन 1970 और जो अर्ली 1980 था, ठीक है, दैट आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ गोल्डन एज, ओके, फॉर यंग अडल्ट्स। यंग अडल्ट्स के लिए ये जो टाइमिंग था, ये एज ए गोल्डन एज के रूप में इसको डिस्क्राइब किया गया है। विद ऑथर्स, कौन कौन से उस टाइम ऑथर थे, लाइक जूडी ब्लम, ठीक है, ये नाम याद रखना आप लोग। दे वर पुशिंग बाउंड्रीज विद कैंडिड डिस्कशन ऑफ सेक्सुअलिटी, मेंस्ट्रुएशन एंड डेथ। ये जो एरा था, दिस एरा एस्टेब्लिश्ड अ फोकस ऑन कंटेम्प्रेरी रियलिज्म, ओके, एंड रिलेटेबल इमोशनल एक्सपीरियंसेस, ओके। 6 लिखेंगे हम, 20th सेंचुरी बूम। इसमें हम लिखेंगे कि लेट जो 19 था, लेट 19 और अर्ली 2000, दिस एरा सो अ मासिव कमर्शियल एक्सप्लोशन स्टार्टिंग विद लाइक जो जेके रोलिंग, सबने पढ़ी होगी ना जेके रोलिंग की बुक हैरी पॉटर सीरीज, विच प्रूव्ड द इमेंस क्रॉस मार्केट अपील ऑफ बुक्स फॉर यंगर रीडर्स और established speculative fiction, fantasy, typopia, paranormal as a dominant force in the category. Okay, and in the same way subsequent hits like Twilight Saga हो गया, Hunger Games is solidified. तो young adults जो as a lucrative segment of this publishing industry का था, with significant crossover appeal to young readers, ठीक है। इसके बाद हम कंक्लूजन लिख देंगे। कंक्लूजन में आप लिखेंगे कि जो टर्म है यंग अडल्ट, ये जो टर्म है यंग अडल्ट लिटरेचर इज नाउ अ फुली established category within popular publishing, characterized by an authentic teenage voice, coming of age themes and a wide array of genres, ठीक है। इतना सा लिख देना, का एक अच्छा खासा आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनको आप थोड़ा सा और एलोबरेट करना जब आप आंसर लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं, तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो आरजी के बारे में हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये जो क्वेश्चन पेपर मेरे सामने है इसमें ऑलरेडी 2 क्वेश्चंस आ गए हैं, हालांकि तुम्हें इसमें से कोई एक ही करना है, बट ये जो हम आरजी के बारे में बात कर रहे हैं ना, इसको, इस चैप्टर को आप जितना अच्छा हो सके करके जाना, क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन तो यहाँ पे पूछ ही दिया है, 2 क्वेश्चन पूछ लिए तुम्हारे सामने कि इसमें कुड वी से दैट आरजी सेक्सुअल आइडेंटिटी इंटरफेयर्स विद द फॉर्मेशन ऑफ हिज इंडिविजुअल सेंस ऑफ सेल्फ, कमेंट विद एग्जांपल्स फ्रॉम द टेक्स्ट, ठीक है। उसकी अपनी आइडेंटिटी के बारे में यहाँ पर पूछा है। फिर सेम इसी यहाँ से चैप्टर से जो क्वेश्चन दिया है कि इज अर्जिस लाइफ इन्फॉर्म्ड बाय ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, डिस्कस विद सुटेबल एग्जांपल्स ऑफ द टेक्स्ट। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चंस हैं जो आरजी पर आपसे पूछा जाएगा, इसको अच्छे से करके जाना। इसमें उसकी अपनी आइडेंटिटी के बारे में पूछा गया है यहाँ पर, और दूसरा पूछा गया है कि जो ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स थे सोसाइटी में, जो जेंडर अनइक्वालिटी थी, उसके बारे में भी आरजी की लाइफ से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। गॉट इट। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं अभी। चलिए, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं ये, इज अर्जिस लाइफ इन्फॉर्म्ड बाय ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, डिस्कस विद सुटेबल एग्जांपल्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे हम। इंट्रोडक्शन में ये हमेशा लिखना आप लोग, ठीक है, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि जब हम इंट्रोडक्शन के साथ आंसर लिखते हैं ना, तो जो क्वेश्चन चेक करने वाले होते हैं, पेपर चेक जब हम कर रहे होते हैं, तो इंप्रेशन अच्छा जाता है कि हाँ बच्चे ने पढ़ाई करी है, ठीक है। तो चलिए, इसके इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि येस, जो आरजी हैं उनकी लाइफ, हर लाइफ इज़ इंटेंसली इन्फॉर्म्ड बाय द ट्रेडिशनल रिजिड जेंडर नॉर्म्स ऑफ
श्रीलंकन सोसाइटी इन द 1970 और 1980s, ठीक है, विच ही कंसिस्टेंटली स्ट्रगल्स अगेंस्ट द इवेंचुअली रिजेक्ट्स दिस नॉवल फन बॉय फनी बॉय, ठीक है। इस नॉवल में क्या बताते हैं कि ये नॉवल हाईलाइट करता है कि हाउ दीज एक्सपेक्टेशंस कोज हिम शेम, कॉन्फ्लिक्ट एंड अ सेंस ऑफ बीइंग एन आउटकास्ट और अ फनी बॉय। अब हमें कुछ एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर लिखना है, ठीक है। एग्जाम्पल्स फ्रॉम टेक्स्ट कर सकते हैं या आप कुछ भी अपने हिसाब से कुछ भी कोई भी हेडिंग बना सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम द टेक्स्ट। अब मैं कुछ टेक्स्ट में से ही कुछ एग्जांपल लेके उनको हेडिंग बना रही हूँ, तो आप उन हेडिंग्स को कुछ टॉप मतलब हेडिंग बना रही हूँ उनको एलोबरेट भी करेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे ब्राइड ब्राइड गेम एंड द डिवीज़न ऑफ स्पेस की बात करते हैं। आरजी जो है वो नेचुरली ग्रेविटेट्स टू द गर्ल्स टेरिटरी, ठीक है, इन दिस बैक गार्डन, इन द बैक गार्डन वेयर ही इन्वॉल्व्स लीडिंग द गेम ऑफ ब्राइड ब्राइड, ठीक है। एंड द हाईलाइटेड पॉइंट ऑफ फॉर हिम इज ड्रेसिंग अप एज द ब्राइड, कि जिससे जो ही ड्रेस अप हिमसेल्फ एज अ ब्राइड, विच ही डिस्क्राइब्ड एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस वेयर ही फील्स मोर ब्रिलियंट, मोर ब्यूटिफुल एंड फ्री फ्रॉम द कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है। इसी का ही आप एक और पॉइंट यहाँ पर बना सकते हैं सोसाइटल रिएक्शन के लिए, ठीक है, सोशल रिएक्शन, या आप इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं सोसाइटल रिएक्शन, ठीक है। सोसाइटल रिएक्शन में जब ये पॉइंट आप लिखेंगे ना, इसमें आपको बताना है कि दिस प्रेफरेंस फॉर अ फेमिनाइन एक्टिविटी अर्न्स हिम द लेबल ऑफ फनी, उसको फनी का एक लेबल लगा देते हैं, अ डेरिटरी टर्म यूज्ड बाय हिज फैमिली और अदर्स, सो डिस्क्राइब हिज नॉन कन्फर्मिटी when his uncle जो he remarks that looks like you have a funny one here, or it established the negative connotation to his behavior within the family and society. His mother, out of concerns of his future or reputation, ठीक है, eventually forbids him for playing the game with his female cousins, ठीक है। उसके मदर का भी यहाँ पर बिहेवियर बता दिया। फिर सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे रिजेक्शन ऑफ मैस्कुलाइन परस्यू। आरजी शोज लिटिल इंटरेस्ट इन ट्रेडिशनली मैस्कुलाइन एक्टिविटीज़ लाइक प्लेइंग क्रिकेट हो गया, ठीक है, जैसे क्रिकेट बॉयज़ खेलते हैं, क्रिकेट हो गया और रग हो गया, ठीक है, विद हिज ब्रदर्स, जो उसके कौन कौन से भाई थे, डिगी एंड अदर जो उसके ब्रदर्स थे उनके साथ, ठीक है। अब यहाँ पर भी जैसे हमने यहाँ पर सोसाइटल रेपुटेशन की बात की ना, तो यहाँ पर भी जो इस पॉइंट की जो हम बात कर रहे हैं मैस्कुलाइन की, यहाँ भी एक सोसाइटल रिजेक्शन की हम बात करेंगे अब, ठीक है, कि सोशली कैसे उसको रिजेक्ट किया गया, सोसाइटी के क्या रिएक्शन आए। तो जो उसके फादर हैं, हिज फादर एंड ब्रदर ट्राई टू फोर्स हिम, ऑलवेज ट्राई टू फोर्स हिम इनटू दिस टाइप ऑफ रोल्स। अगर एक और मैं उसकी बात करूँ रीजन की, तो व्हेन हिज फादर डिसाइड्स ना टू सेंड आरजी टू ए न्यू और स्ट्रिक्ट स्कूल में जब भेज देते हैं उसको, तो द अकेडमी ही स्टेट्स दैट द अकेडमी विल फोर्स यू टू बिकम अ मैन, इस तरह से वो उससे बात करते हैं। तो दिस डेमोस्ट्रेट्स द फैमिलीज adherence to traditional masculinity, okay, and they believe that RG's natural inclination are something to be corrected or fixed, ठीक है, fixed by a structured male dominant environment. थर्ड पॉइंट लिखेंगे segregation and isolation. Because RG does not fit neatly into either the boys world, ठीक है, और द गर्ल्स, ना तो वो बॉयज़ की दुनिया में फिट बैठ पाता है, ना ही वो गर्ल्स की दुनिया में फिट बैठ पाता है। ही ऑफन फील्स दैट कॉट बिटवीन द वर्ल्ड्स ऑफ द बॉय एंड द गर्ल्स, नॉट बिलोंगिंग और वांटेड ईदर, okay. This physical or emotional segregation is a direct consequences of the rigid gender boundaries,
बाय हिज फैमिली एंड अदर ब्रॉडर कम्युनिटी, जो लीड करता है टू अ प्रोफाउंड आइडेंटिटी क्राइसिस की तरफ। तो ये जो एग्जाम्पल हैं ये सारे के सारे इलस्ट्रेट करते हैं दैट द ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स ऑफ हिज सोसाइटी creates the central conflict in Arjun's personal journey, or that pushing him toward the understanding of himself that defies these rigid expectations. ओके, फिर कंक्लूजन लिख देंगे हम। कंक्लूजन में आप जो हमें अभी तक यहाँ पर बात की है वो सारे के सारे आप लिख सकते हैं कि दिस एग्जाम्पल इलस्ट्रेट द ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी एंड इसके साथ साथ आप बता देंगे कि you are going to write down about the theme of identity, sexuality and politics by exploring the characters, analyzing or provided by जो चार्ट और टू delve into critical analysis for feminism in India। तो कुछ इस तरह से थोड़ा सा आप बना के इसको कंक्लूड कर देना। जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स हुए हैं इनके बारे में एक एक लाइन ज़रूर लिख देना कंक्लूजन में, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। Would you agree that the murder of Roger Ackroyd is one of the most controversial murder mysteries till date? Examine critically। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि येस द मर्डर ऑफ रोजर एक्रोइड किसने लिखी थी? अगाथा क्रिस्टी ने। ठीक है, अगाथा क्रिस्टी ने लिखा था। दैट इज़ वाइडली कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट फेमस और हिस्टोरिकली कंट्रोवर्शियल mystery novel ever written, primarily due to its groundbreaking or unexpected ending जो हुई थी इसमें, तो उसके बेस पर इसको कंट्रोवर्शियल बताया गया है टिल डेट। तो द कंट्रोवर्सी stems from the novel's innovative narrative structure which challenged the accepted rules of detective fiction at the time of its 1926 publication। ओके, चलिए अब एग्जामिन करते हैं इसकी कंट्रोवर्सी के लिए। मैं पॉइंट्स लिख देती हूँ सो इट विल बी इजी फॉर यू। चलिए फर्स्ट है हमारा, हम एग्जामिनेशन करेंगे एग्जामिनेशन ऑफ द कंट्रोवर्सी। उस कंट्रोवर्सी के बारे में थोड़ा एग्जामिनेशन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ब्रेकिंग द रूल्स। ड्यूरिंग द गोल्डन एज ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन, जब डिटेक्टिव फिक्शन का जो एक एज था, एक एरा था, देयर वर इनफॉर्मल गाइडलाइंस फॉर मिस्ट्री राइटर्स। ठीक है, वन ऑफ विच जनरली इम्प्लाइड द नैरेटर शुड नॉट बी कल्प्रिट बाय मेकिंग डॉक्टर शेफर्ड द किलर। आपको याद होगा क्रिस्टी ब्रोक्स दीज अनरिटन रूल्स। ठीक है, इतना हम लिखेंगे। क्रिस्टी ने जो इस तरह के जो अनरिटन रूल्स थे गोल्डन एरा जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो मिस्ट्रीज़ के बारे में जो बात की जाए तो ही द अगाथा वो है जो है वो ब्रेक करती हैं दीज रूल्स को। ठीक है, लाइंग बाय ओमिशन वाइल एवरी सेंटेंस डॉक्टर शेफर्ड नैरेट्स इज टेक्निकली ट्रू। ठीक है, टेक्निकली ट्रू, ही कनिंगली ओमिट्स क्रूशियल डिटेल्स और फ्रेजेस इवेंट्स इन द वे दैट मिसलीड, किसको करते हैं मिसलीड? रीडर को। ठीक है, that mislead readers using literary techniques to conceal his guilt until the final page. For instance, he mentions lifting the lid of a curio case but omits that he also removed the murder weapons at the time. Ending legacy में करेंगे despite the initial outrage from some purists, the novel has hailed a masterpiece by many others. The ingenuity of the twist is now considered the landmark in the genre, demonstrating the Christie's mastery of plot manipulation or psychological misdirection। इतना हम यहाँ पे लिख देंगे। फोर्थ पॉइंट है कि सबवर्शन ऑफ द नैरेटिव ट्रस्ट। ये नॉवल जो है ना, दिस नॉवल एम्प्लॉयज फर्स्ट पर्सन सीमिंगली रिलायबल नैरेटर सिमिलर टू शेरलॉक होम्स के जो कंपेनियन है डॉक्टर वॉटसन। रीडर्स वर accustomed to trusting the narrator to present all the relevant facts fairly. Christie's subversion of his this conversation made many readers or critical feel like cheated, okay, or that
शी हैड नॉट प्लेड फेयर ओके विद देम। तो हम यहाँ पर ये लिख देंगे। इसके बाद हम कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन में लिखेंगे इन 2013 द ब्रिटिश क्राइम राइटर्स एसोसिएशन जो था दैट वोटेड मर्डर ऑफ रोजर एक्रोइड द बेस्ट क्राइम नॉवल एवर रिटन, a testament to its enduring influence and impact of the mystery genre. While the ending may not be shocking, but to the modern audience familiar with unreliable narrators, its original impact जो था and cleverness ensure करता है कि its continued status as a highly discussed and significant work of crime fiction। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं 8th क्वेश्चन। डू यू थिंक दैट लेविस कैरोल्स यूज ऑफ नॉनसेंस एंड फैंटेसी इज सबवर्सिव? कमेंट विथ सुटेबल एग्जांपल्स फ्रॉम द टेक्स्ट। ठीक है, ये हम करने वाले हैं। इस पर भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी हम बात करेंगे। इंट्रोडक्शन में लिखेंगे येस लेविस कैरोल्स यूज ऑफ नॉनसेंस और फैंटेसी कैन बी कंसिडर्ड अ फॉर्म ऑफ कमेंट्स, सबमर्सिबल कमेंट्स। ठीक है, ऑन विक्टोरियन सोसाइटी और कन्वेंशंस। हिज वर्क पर्टिकुलरली एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड और एंड थ्रू द लुकिंग ग्लास यूज एब्सेप्टली टू चैलेंज द रिजिड लॉजिक्स, सोशल हेरिटेज और एजुकेशनल मेथड्स ऑफ हिज टाइम इन अ डिस्गाइज्ड मैनर। ठीक है, तो यहाँ पर ना जब आप इंट्रोडक्शन लिख रहे होंगे तो यहाँ पर आप एलिस इज़ वंडरलैंड इन एडवेंचर इन वंडरलैंड और जो थ्रू द लुकिंग ग्लास इनका थोड़ा सा एग्जांपल ज़रूर लिख देना इनके बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल के साथ। इसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स बना देती हूँ। तो चल कैरल्स, नॉनसेंस और फैंटेसी, इसको हम हेडिंग देंगे और एक एक पॉइंट करके लिखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आपका चैलेंजिंग रोड लर्निंग। तो कैरल क्रिटिक करती है द रिजिड रोड पेस सिस्टम ऑफ विक्टोरियन एजुकेशन के बारे में। एलिस इज ऑफन एक्सपेक्टेड टू रिसाइट लेसन्स बट गेट्स दैम कम्प्लीटली रॉन्ग और हाईलाइटिंग द यूजलेसनेस ऑफ लर्निंग विदाउट ट्रू अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, चैलेंज रोड लर्निंग के बारे में वो यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं उन चीज़ों को। अब जो टेक्स्ट है उसके बारे में अगर वहाँ से हम एग्जांपल लें तो आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि व्हेन आस्क्ड बाय द मोक टर्टल टू रिसाइट टिस द वॉइस ऑफ द स्लगर्ड, एलिस जो है वो इंस्टेड प्रोड्यूसेस एंड जम्बल्ड और nonsensical version that begins, "'Tis the voice of the lobster. I heard him declare, you have baked me too brown. I must sugar my hair." तो ये जो सबवर्ड्स थे ना, दैट moralizing tone of the original poem and mocks the expectation of perfect recitation। ठीक है, तो ये एग्जांपल दे सकते हैं आप। सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे satire of authority। तो द नॉन सेंसिकल कैरेक्टर्स और आर्बिट्रेरी रूल्स जो थे इन वंडरलैंड दैट सर्व्स एज अ सटायर। ठीक है, satire of the often illogical or unquestionable nature of Victorian authority figure, including the legal system and the monarchy। ठीक है, अब अगर हम कुछ एग्जांपल्स लें फ्रॉम द टेक्स्ट तो उसमें आप लिख सकते हैं द ट्रायल इन एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड इज़ अ प्राइम एग्जांपल। ठीक है, एलिस के बारे में जो ये नॉवल था इसके बारे में आप बता सकते हैं कि इसमें जो द किंग ऑफ हार्ट कंडक्ट्स द proceedings in a completely arbitrary manner and with rules like all persons more than a mile high to leave the court, and a verdict of guilty white and then the sentence being delivered before any evidence is presented। तो ये जो mock the pomp and look of the ट्रू जस्टिस इन सेम विक्टोरियन लीगल प्रोसीडिंग्स, तो ये आप एग्जांपल यहाँ पर लिख सकते हैं सेटायर के लिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट है क्रिटिक ऑफ सोशल रूल्स एंड एटिकेट।
These bizarre social interactions and confusing etiquette in Wonderland highlights the arbitrary nature of human social conventions, which often seemed senseless to a child's perspective. ठीक है, एक चाइल्ड के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो जो वंडरलैंड में जितनी भी ये सारे एटिकेट्स दिखाए गए हैं तो वो कहीं ना सेंसलेस लगते हैं, क्योंकि एक बच्चे को एटिकेट से और इन चीज़ों से इतना मतलब इट्स नॉट कंसिडर फॉर देम। ठीक है, येस एटिकेट्स होने चाहिए, बट जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड के बारे में, तो वहाँ पर जो राइटर हैं हमारे, उन्होंने इन सोशल रूल्स को एटिकेट्स के लिए उन्होंने उसको क्रिटिक किया है। अब एग्जांपल आप लिखेंगे कि जो द मैड हेटर्स, ठीक है, मैड हेटर्स की जो टी पार्टी थी, दैट इज़ perpetual illogical event where the characters are stuck in a time loop, their rigid adherence to non-existence rules to etiquette or circular logics. Why is तो these things आप बता सकते हैं कि highlights the absurdities of human social rituals and conversation where meanings is often lost in form. बस इतना सा बता दीजिए आप। फोर्थ, एक्सपेरिमेंट विथ लैंग्वेज एंड लॉजिक। इसके बारे में क्या बताएंगे कि एज ए मैथमेटिशियन और लॉजिशियन कैरल्स यूज्ड नॉनसेंस टू एक्सप्लोर द लिमिट ऑफ लैंग्वेज एंड फॉर्मल लॉजिक। ठीक है, क्रिएटिंग अ प्लेफुल स्केप्टिसिज्म अबाउट द नेचर ऑफ रियलिटी इटसेल्फ। इतना सा लिख देंगे आप। इसके बाद एग्जाम्पल भी लिखना पड़ेगा हमें। एग्जाम्पल में हम लिखेंगे, जो हम टेक्स्ट से ही लेंगे, उसमें आप लिखेंगे कि जो हम्टी डम्टी का जो एसर्टेशन इन थ्रो द लुकिंग ग्लास, दैट वर्ड मीन्स जस्ट व्हाट आई चूज देम टू मीन, नीदर मोर नॉर लेस। तो दैट challenges the fixed nature of language when he explains portmanteau words like slithy। ठीक है, स्लीथी मीन्स स्लाइमी और लिथी। ओके, ही डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ मीनिंग्स कैन बी फ्लूइड और एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड बाय द यूजर, सबवर्टिंग रिजिड लिंग्विस्टिक कन्वर्सेशंस। यहाँ पर आप बात कर सकते हैं, बता सकते हैं। यहाँ पर कंक्लूजन लिखेंगे कि दिस सबमर्सिबल कमेंट कैरल क्रिएटेड अ वर्ल्ड दैट इज एंटरटेनिंग on a surface level for children, but offers a profound submersive critique of the adult world and its often arbitrary system for adult readers। ओके, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए, कल आपका एग्ज़ाम है। आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पर सारे कवर हो गए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। बेस्ट ऑफ लक ऑल्सो।